बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी से एक रात पहले अचानक मेरा देवर घर आया और बोला, भाभी, आप भाई से शादी करने लगी हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको उनका एक राज बता दूं जिससे आप बेखबर हैं। मगर शर्त यह है कि आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। मैं समझी कि बच्चा झूठ कैसे बोल सकता है, क्योंकि देवर कोई 15-16 साल का ही था। मैं फौरन उसके साथ चली गई। वो मुझे एक वीरान जगह पर लाया और बोला, अब आप राज जानना चाहती हैं तो आंखों पर पट्टी बांध लें, और जब मैं कहूं तो तभी उतारना। मैं बहुत घबरा गई, मगर अपनी आगे की जिंदगी का सोचकर मान गई। जूं जूं मैं आगे बढ़ती जा रही थी, कुछ अजीब सा खुद पर वजन महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही किसी ने झटके से मेरी आंखों से पट्टी हटाई तो रूह कांप उठी। मेरे बीए के इम्तहानात होने वाले थे। मैं तो पहले ही बड़ी परेशान थी। सारा साल मैंने खूब अय्याशी में गुजारे थे। मेरी दोस्तें भी मेरी तरह ही गैर संजीदा सी थीं। वो अक्सर कहा करती थी कि ये एक ही साल है हमारे पास, हमें आपस में मौज मस्ती से गुजार देना चाहिए। उसके बाद तो घरेलू जिम्मेदारियां हमारी कमर तोड़ देंगी। इम्तहानात का क्या है, आखिरी महीने में भी तैयारी कर लेंगे। मुझे उनकी बात कदरे मुनासिब लगा करती थी, क्योंकि मैंने हमेशा ही ऐसा किया था। मैं सारा साल बिल्कुल भी किताब को हाथ न लगाती और आखिरी दिनों में खूब जी जान मार कर मेहनत करती और कामयाब भी हो जाया करती थी। मगर अब मसला ये था कि आए दिन हमारे घर मेहमान आया करते थे। ये मेहमान आम बिल्कुल भी ना थे। अगर अम्मी अब्बू से मिलने के लिए आते तो मैं अपनी पढ़ाई का बहाना बनाकर उठ जाया करती। मगर अब असल मसला तो ये था कि ये मेहमान मेरे लिए बुलाए जाते थे, मेरे रिश्ते के लिए। अम्मी चाहती थी कि इम्तहानात से फारिग होते ही मेरी शादी कर दी जाए, और इसी वजह से वो मुझे पढ़ाई करने का भी मौका नहीं दे रही थी। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहा करती थी कि न जाने आगे आगे क्या होना है। पता नहीं मैं पास भी हो पाऊंगी या नहीं, और फिर न जाने मेरा रिश्ता कैसे लोगों से जुड़ जाएगा। शौहर मेरा ख्याल भी रख पाएगा या नहीं। रोज रोज आने वाले रिश्तों में से कुछ मेरे वालिदैन को पसंद ना आते और कुछ को मैं पसंद ना आती, और यूं ये मामला तूल पकड़ता गया था। अब मेरे इम्तहानात में फ़कत 3 दिन बाकी रह गए थे, और हद तो ये थी कि अम्मी ने आज भी गेस्ट घर पर बुला लिए थे। मैं अम्मी से बोली, मैंने अब किसी के सामने नहीं आना, मुझे पढ़ने दे। मैं बहुत बेजार हो गई हूँ ये सब देख देख कर। अम्मी भी मेरी पोजीशन समझती थी। कहने लगी, अच्छा ये बस आखिरी रिश्ता है, अगर अब भी बात ना बनी तो हम तुम्हें तंग नहीं किया करेंगे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि ऐसा ही हो। यूं तो घर में कोई भी मेहमान आता तो मैं अम्मी की मदद किया करती थी, मगर वो बेचारी खुद ही किचन में मसरूफ रही थी और मुझे कहा कि तुम पढ़ती रहो, जब लड़के वाले आएंगे तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगी। अब भला परेशानी में मुझसे क्या खाक पढ़ा जाना था। मैं तो किताब सामने रखकर अपने अच्छे नसीब के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं करती रही थी। शाम 4 बजे अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, हानिया अब तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए लोग आ गए हैं। मैंने क्या तैयारी करनी थी भला, बस साफ लिबास पहना और मुंह हाथ धोकर बाहर आ गई थी। अम्मी मुझे उन लोगों के सामने ले गई थी। मैं नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। लड़के की वालदा कहने लगी, माशाअल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, हमने इसकी जितनी तारीफ सुनी थी उससे बढ़कर पाया है। अब मेरा कॉन्फिडेंस जरा बहाल हो गया था, तो मैंने सर उठाकर देखा। मेरी अम्मी की ही उम्र की एक खातून थी और साथ में कोई 14-15 साल का लड़का था। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मुझे अजीब सी झुंझुरी सी आई थी, क्योंकि वो मुझे जिस अंदाज से देख रहा था वो आम हरगिज नहीं था। वो यकटुक बस मुझे देखता ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे चेहरे से मेरे अंदर के मिजाज को जांचना चाहता हो। तब आंटी कहने लगी, बताओ बेटा, फिर तुम्हें हानिया कैसी लगी? ये तुम्हें अपनी होने वाली भाभी के तौर पर मंजूर है क्या? वो बोला, अम्मी मुझे ये बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूं कि भाई की शादी इसी से हो। जैसे मेरा भाई लाखों में एक है, वैसे ही मेरी भाभी भी लाखों में एक है। उमूमन मैं अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाया करती थी, मगर उस लड़के के मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे झुर्री सी आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जता रहा हो, बातें बना रहा हो। आंटी कहने लगी, बस जी बहन, मुंह मीठा करवाएं, बात पक्की हो गई है। हमारे शाहिद ने भाभी को पसंद कर लिया है, तो समझो सब कुछ सेट हो गया है। अब हमें आपकी जानिब से जवाब चाहिए, और अच्छा ही चाहिए। ये बात सुनकर मैं जल्दी से उठकर किचन में आ गई थी। अब आगे जो कुछ भी था वो मेरे वालिदैन ने ही तय करना था। मेहमान चले गए तो अम्मी मेरे पास आई थी। कहने लगी, हानिया, ये लोग बहुत मुनासिब थे, तुम्हारे अब्बू ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब हमें तुम्हारे फैसले का इंतजार है। अम्मी ने मेरे सामने लड़के की तस्वीर रख दी थी। वो कहने लगी, ये है वो लड़का जिसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया है।
इसका नाम शान है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। अपने मरहूम बाप का बिजनेस संभाला हुआ है इसने। बहुत ही लायक लड़का है। तुम्हारे अब्बू तो इससे मिल भी चुके हैं और चाहते हैं कि अब तुम भी हाँ कह दो। मैंने उस लड़के की तस्वीर पर निगाह की तो मेरा दिल सरशार हो गया था, क्योंकि वो अच्छा खासा हैंडसम लड़का था। मैं बोली, अम्मी, शादी ब्याह के मामला तो आप ही तय करेंगे। अगर आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी इस शादी से कोई मसला नहीं है। अम्मी मुझे ढेरों दुआएं देकर चली गई थी। अब्बू को जब मेरी रजामंदी के मुतालिक पता चला तो उन्होंने फ़ौरन फ़ोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। अगले ही दिन मेरी होने वाली सास अंगूठी के साथ हाजिर हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब इस कदर जल्दी में हो रहा है। चटपट मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने पिछले चंद महीनों में बहुत कुछ सहा था। मैं बहुत से लोगों के सामने सच संवर कर गई थी और अब यही लग रहा था कि सदियां गुजर जाएंगी और मैं यूं ही मुनासिब रिश्ते का इंतज़ार करती रहूंगी। हालांकि मैं अच्छी खासी शक्ल सूरत की मालकिन थी। लोग मुझे देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे, मगर न जाने मुझे रिजेक्ट करने वालों को कैसी बहू चाहिए थी। आंटी ने जब मुझे शान के नाम की अंगूठी पहनाई तो एकदम से मेरे जज्बात और एहसासात बदल गए थे। मैं जी उठी थी। मेरी होने वाली सास चाहती थी कि मैं अब शान से राब्ता भी कर लूं, ताकि हम दोनों के दरमियान जहनी हम आहंगी हो जाए। मगर अम्मी कहने लगी कि अभी बच्ची के इम्तहानात हो जाएं तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अब मेरा पढ़ाई में क्या खाक दिल लगना था। खैर, मेरे पर्चे पूरे 20 दिन चले थे। पढ़ाई में तो मेरा दिल नहीं लगता था, मगर मजबूरी थी कि मुझे पढ़ना पड़ता था। खैर, जब मैं फारिग हुई तो मेरी सास घर आ गई थी। कहने लगी, हमें शादी बहुत अर्जेंट करनी है, जिस कदर जल्दी मुमकिन हो आप हमें डेट दे दें। अम्मी ने अब्बू से बात की तो वो बोले कि एक ना एक दिन तो शादी होना ही है। अच्छा ही है कि हम लड़के वालों की ख्वाहिश का एहतराम करें। इसीलिए अब्बू ने रजामंदी जाहिर कर दी थी और अगले ही हफ्ते मेरी शादी तय पा गई थी। यूं तो ये रिश्ता अम्मी का भी पसंदीदा था, मगर अब वो भी कहने लगी थी कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि लड़के वालों ने हथेली पर सरसों ही जमा ली है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अम्मी की बात सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, मगर अब्बू कहने लगे कि तुम औरतें तो बिला वजह हर चीज़ में नुक्स निकालती हो। मुझे शान की वालदा ने बताया है कि उनके उम्र का वीज़ा आ गया है, इसीलिए वो अपनी बहू को घर सौंप कर अपना मजहबी और रूहानी सफ़र करना चाहती हैं। ये बातें सुनकर मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून तो हुआ था, मगर फिर भी परेशान होना तो बनता ही था। मेरी अम्मी की तो दौड़ें लगी हुई थी। वो बाजार के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए भी वक्त बहुत कम था। आज अम्मी पड़ोसन के साथ बाजार गई हुई थी। अब्बू भी घर पर नहीं थे। जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने शाहिद को देखकर हैरान रह गई थी। वो बोला, भाभी, मैं आपसे बात करने आया था। मैं जल्दी से दरवाजे से हट गई और बोली, हाँ हाँ आ जाओ। मैं उसे घर में ले आई और बोली, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। शाहिद ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, मैं बहुत जल्दी में आया हूँ, मेरे पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? वो बोला, भाभी, आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। आप शान भाई से शादी मत करें, आप उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगी। मैं बोली, क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हो गई थी। वो कहने लगा, मैं अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये घाटे का सौदा हरगिज़ मत करें। आप शादी तो कर लेंगी, मगर फिर पछतावे के सिवा आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। मैं ये सब बातें आपसे छुपा भी सकता था, मगर यहाँ मैंने मार खा ली है, क्योंकि जब मैंने आपको देखा तो बड़ी उनसियत महसूस हुई थी। ऐसा लगा था जैसे मैं आपको बरसों से जानता हूँ। जिस दिन से हम आपका रिश्ता पक्का करके गए हैं, मेरे अंदर एक जंग सी छिड़ी हुई थी कि क्या मुझे आपको दुख देना चाहिए, मुझे अपने भाई की मोहब्बत में किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देनी चाहिए या नहीं। आखिरकार आज मैंने अपने दिल के सामने हार मान ली है। मैं हर हाल में आपको अपने भाई से बचाना चाहता हूँ और उसका वाहिद हल यही है कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। आपकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो शायद मैं उसके सामने ये सारी बातें रख ना पाता। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ। भाभी, अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे घर वालों को इस बात के मुतालिक भिनक भी ना पड़े कि मैं आपके पास आया था या मैंने कुछ कहा था। मैंने सर हिला दिया तो शाहिद जैसे आया था वैसे ही चला भी गया था, जबकि वो मुझे बड़ी फिक्रों में डाल गया था। कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। शादी की तारीख सर पर थे और अब शाहिद का इंकिशाफ। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। इस चीज़ का नतीजा ये हुआ कि जब शाम में अम्मी घर पर वापस आईं
तो मैं सर बांध कर लेटी हुई थी। अम्मी ने मेरी हालत देखी तो बहुत घबरा गई थी। कहने लगी, मेरी बेटी को क्या हो गया है? अच्छी भली हालत में तो छोड़ कर गई थी। मैं रोने लगी और बोली, अम्मी मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अम्मी ने मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखा था। फिर कहने लगी, मुझे बताओ क्या बात हुई है? तुम इस शादी पर कुछ दिन पहले तक तो रजामंद थी, फिर अचानक से क्या हो गया है? मैंने शाहिद से वादा किया था, इसीलिए उसका नाम लेकर अम्मी को बात भी नहीं बता सकती थी। मैं बोली, अम्मी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लोग हथेली पर सरसों क्यों जमा कर बैठे हुए हैं। उन्हें इस कदर जल्दी शादी की क्यों पड़ी हुई है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप लोग न जाने उनकी बातों में क्यों आ रहे हैं। क्या वजह है कि उनकी बात पर आप आंखें बंद करके अमल कर रहे हैं? अम्मी आपकी 10 बेटियां तो नहीं है ना कि आप बेफिक्र होकर बड़ी की शादी कर दें, नहीं तो छोटियों की उम्र निकल जाएगी। अम्मी के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। वो कहने लगी, मैं फकत तुम्हारे अब्बू की वजह से मजबूर हूं, नहीं तो मैं भी इतनी जल्दी में तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती थी। तुम यकीन करो, मैंने तुम्हारे अब्बू से इस मुतालिक बात की थी। मैंने कहा उनसे, मगर वो मेरी सुनने पर रजामंद ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तुम एक दफा अपने अब्बू से बात कर लो। उन्होंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। मुझे 100% यकीन है कि वो आगे भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। हम दोनों माँ बेटी अभी बात ही कर रहे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी, और ये दस्तक मैं बखूबी पहचानती थी। ये अब्बू ही थे। अम्मी ने मेरी जानिब देखा और कहने लगी, जल्दी से बिस्तर पर लेट जाओ। मैं तुम्हारे अब्बू से कहूंगी कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम मुझसे बात नहीं कर रही। इस तरह मुझ पर भी इल्जाम नहीं आएगा। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से लेट गई थी। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू टपकने लगे थे। शाहिद की बातें हथौड़ी की तरह मेरे आसाब पर बरस रही थी। अब्बू घर में दाखिल हो गए तो अम्मी कहने लगी, अफजल जरा इधर आए, देखें हानिया को क्या हो गया है। मैं थोड़ी देर पहले ही खरीदारी से लौटी हूं और ये सरबान कर लेटी हुई है। मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब्बू की परेशान सी आवाज सुनाई दी थी। वो कहने लगे, अच्छा मैं अभी जाकर देखता हूं अपनी बेटी को। अब्बू ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, क्या बात है, बुखार हो गया है क्या? मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, अब्बू मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनकर अब्बू बोले, क्यों, क्या हो गया है? अभी कल तक तो तुम इस रिश्ते के लिए रजामंद थी। मैं बोली, अब्बू न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मेरी बात सुनकर अब्बू बोले, तुम मुझे ये बताओ कि आज तक मेरा कोई फैसला ऐसा है जो तुम्हारे लिए बुरा साबित हुआ हो? किसी चीज ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया हो? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, अब्बू ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी देखे ना, मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब्बू बोले, तुम मेरे भरोसे पर ये शादी कर लो। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो मेरा सर होगा और तुम्हारा जूता। मैं तुम्हें इस शादी के लिए सिर्फ इसलिए मजबूर कर रहा हूं क्योंकि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, और मैं शान से मिल भी चुका हूं। मुझे वो बहुत ही अच्छा लड़का लगा है। मैं झट से बोली, अब्बू आप एक जहां दीदा इंसान हैं। मैं आपकी बात पर आंखें बंद करके भरोसा करूंगी। मुझे ये बताएं कि आपको शान में कोई बुराई नजर आई है क्या? अब्बू बोले, तुम कमाल करती हो। अगर वो मुझे किसी भी तरह से तुम्हारे लिए नामुनासिब लगता तो मैं खुद से ही इनकार कर देता। तुम हमारी इकलौती बेटी हो। मैं जानबूझकर तुम्हें किसी दलदल में तो नहीं फेंक सकता ना। मैं अब्बू की बातें सुनकर मुतमईन हो गई थी। मैंने आंसू पोंछ दिए और बोली, अब्बू आपने आज तक मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं किया। मुझे इस बात पर 100% यकीन है कि आप आइंदा भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब्बू मुस्कुरा दिए थे। उन्होंने मेरे सर पर पैर दिया और बोले, मुझे तुमसे इसी चीज की तवक्को थी। मैंने शाहिद की तमाम बातों को अपने जहन से झटक दिया था। मैंने सोचा कि एक 15 साल के बच्चे की बातों में आकर मैं अपने बाप के 55 साल के तजुर्बे को रद्द नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मेरे लिए रिश्ता पसंद किया है तो यकीनन कोई ना कोई खास बात तो जरूर होगी। खैर, अब मैं भी हर चीज को एंजॉय करने लगी थी। सब कुछ अच्छा अच्छा था, यहां तक कि मेरी मेहंदी की रात भी आ गई थी। अम्मी ने मेरी दोस्तों को घर पर बुलाया था। मोहल्ले की भी कुछ औरतें आई थीं और छोटी सी मेहंदी की रस्म हो गई थी। सब लोग जब अपने घरों को रुखसत हो गए तो मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए आ गई थी। मैंने शान की तस्वीर को हाथ में थाम लिया और उससे मुखातिब होकर बोली, कल तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लिए बेहतरीन शरीक हयात साबित होगे। मैं यूं ही बातें करती करती गहरी नींद में सो गई थी जब मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझे झंझोड़ कर उठाया है।
मैं उठ बैठी थी। सामने खड़े शख्स को देखकर तो मेरी सिट्टी ही गुम हो गई थी। ये कोई और नहीं बल्कि शान का छोटा भाई शाहिद था। उसने अपने लबों पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया था और फिर सरगोशी के आलम में बोला, भाभी, मैंने आपसे कहा भी था कि अपनी जिंदगी तबाह होने से बचा लें। मेरा भाई एक अच्छा इंसान नहीं है, उससे बच जाए, यही आपके लिए अच्छा है। मुझे आप शक्ल सूरत से तो सुलझी हुई लड़की लगती थी, मगर आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी क्यों कर ली? आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों ना किया? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि शायद इस तरह रात के पिछले पहर हमारे घर ही आ जाएगा। मैं बोली, शाहिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यूं इस तरह से हमारे घर नहीं आना चाहिए था। वो बोला, भाभी, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी साख खराब करने का और अपने सगे भाई को धोखा देने का। मैं ये सब फकत आपके लिए कर रहा हूं। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो अभी मेरे साथ चलकर मेरे भाई की असलियत देख लें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपसे जो कुछ कहता था सच ही कहता था। मैं बोली, शाहिद, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूं? ये मुनासिब नहीं है, कल मेरी शादी होने वाली है। तब शाहिद बोला, भाभी, अपनी जिंदगी तबाह कर लेना मुनासिब है क्या? आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो हरगिज ना जाए, मगर कभी मेरे सामने अपने पछतावे का इजहार मत कीजिएगा कि आपको अपने फैसले पर अब अफसोस हो रहा है। भाभी, मैं अक्सर सोचा करता था कि काश मेरी कोई बहन होती। जब मैंने आपको देखा तो दिल में यही ख्याल आया था कि अगर मेरी कोई बहन होती तो वो हूबहू आप जैसी ही होती। तब मैंने सोचा था कि क्या मैं अपनी सगी बहन को शान भाई जैसे शख्स के हाथों तबाह होते हुए देख सकता था? मेरे दिल ने झट से गवाही दी थी कि नहीं, कभी भी नहीं। इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए पहुंच गया। अब मेरी खुदा से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे भाई के दिल को बदल दे और वो आपको दुनिया जहां की खुशियां दे। मैं अब चलता हूं। शाहिद आगे बढ़ गया तो मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया था। मैं बोली, मेरी बात सुनकर जाओ। वो हैरत से रुककर मुझे देखने लगा था। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं। शाहिद का चेहरा अभी भी बगैर किसी तासुर के था। वो मेरे साथ चल पड़ा था। हम दोनों घर से बाहर निकल आए तो उसने मुझे अपनी गाड़ी में बैठ जाने को कहा। मैं उसके साथ बैठ गई तो शाहिद ने गाड़ी एक सुनसान से रास्ते पर डाल दी थी कि न जाने आज मेरे सामने मेरे होने वाले शौहर की कौन सी बात खुलकर आना थी। दिल भी बहुत घबरा रहा था। खैर, उसने अपनी गाड़ी रोक दी और बोला, भाभी, आप उतरें। वो मुझे एक वीरान जगह पर लाया और बोला, अब आप राज जानना चाहती हैं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें और जब मैं कहूं तभी उतारना। मैं बहुत घबरा गई थी। अब तो मुझे शाहिद पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो मुझसे पहेलियां क्यों बुझवा रहा था। जो बात थी वो सीधी तरह से क्यों नहीं बता रहा। दिल में आया कि शाहिद को खरी खरी सुना दूं, मगर अपने आगे की जिंदगी का सोचकर चुप कर गई और उसकी बात मान गई। मैं जो जो आगे बढ़ती जा रही थी मुझे कुछ अजीब सा खुद पर वजन महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद किसी ने झटके से मेरी आंखों से पट्टी हटाई तो मेरी रूह कांप उठी। मैं एक कमरे में थी और मेरी आंखों ने जो मंजर देखा उसने मुझे सकते में डाल दिया था। आज मैं पूरे 4 दिन बाद अपने घर वापस लौट रही थी। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। मेरे साथ जो कुछ हुआ था उस पर आज भी यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब मुझे रिहाई मिल गई थी तो मैं पहरों दूर वीराने में बैठकर यही सोचती जा रही थी कि क्या मुझे घर वापस जाना चाहिए या सारी जिंदगी यूं ही गुजार देनी चाहिए। मुझे तो इस बात का बेल नहीं था कि आया मेरे वालिदैन मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मुझे वहीं लौट कर जाना था। मैंने कपकपाते हाथों से घर की डोरबेल बजाई थी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने मेरी वालदा खड़ी थी। मैं भागकर उनसे लिपट गई थी और फिर हम दोनों माँ बेटी अपने दुखों को रोती रही थी। मुझे अब्बू की आवाज़ सुनाई दी थी। बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ थी। वो कहने लगे, कौन आया है दरवाजे पर? अब्बू भी अब सहन में आ गए थे। वो उन 4 दिनों में ही बूढ़े हो गए थे। उनकी ये हालत देखी तो मेरा कलेजा कट कर रह गया था। मैं भागती हुई अब्बू की तरफ बढ़ी थी, मगर अब्बू ने मुझे वहीं पर रोक दिया था और बोले, खबरदार जो मेरे करीब आने की भी कोशिश की तो तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूँगा, अपनी जान ले लूँगा। अब्बू फूट फूट कर रो रहे थे। मैं भी रोने लगी और बोली, आप पूछेंगे नहीं कि मैं कहाँ गई थी और मेरे साथ क्या हुआ? अब्बू बोले, नहीं, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा। तुम मेरा घर छोड़कर चली गई थी तो इसमें कसूर किसी और का नहीं था, फ़कत मेरा था।
तुमने मेरे सामने इस रिश्ते से बारहा इनकार किया। तुमने 100 दफा कहा कि तुम शान से शादी नहीं करना चाहती, मगर मैंने तुम्हारी एक ना मानी। तुमने जो कुछ किया वो दुरुस्त किया। घर छोड़कर भागने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा था मैंने। अब तुम जहां से आई हो वहीं पर वापस भी चली जाओ। हमारे साथ तो जो कुछ होना था हो गया है। हमारे सर में तो खाक डाल दी ना तुमने। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। अब्बू मैं शाहिद के साथ गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी की दबी दबी सी चीख बरामद हुई थी। मैं बोली, अम्मी खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ। आपको याद ही होगा, एक शाम आप शॉपिंग करके वापस आई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं शान से शादी नहीं करना चाहती, और फिर अब्बू से बात भी की थी, मगर अब्बू ने मुझे दलाइल से इस रिश्ते के लिए रजामंद कर लिया था। उस दिन पता है क्या हुआ था? मेरे पास शाहिद आया था। वो कह रहा था कि भाभी आप मेरे भाई से शादी ना करें, वो अच्छा इंसान नहीं है और ना ही आपको खुश रख पाएगा। उसकी बातें सुनकर तो मैं खौफजदा हुई थी, तभी तो मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था। अम्मी और अब्बू दोनों ही मुझे हैरत से देख रहे थे। मैं मजीद बोली, मेहंदी की रात जब मैं सो गई थी तो एहसास हुआ कि किसी ने मुझे जगाने की कोशिश की थी। मैं उठी तो सामने ही शाहिद को पाया था। वो बोला कि मैं आपको अपने भाई से बचाने आया हूं, आप मेरे साथ चलें और खुद देख लें कि मेरा भाई कैसा इंसान है। उसने मुझे कहा कि आप मेरी बहनों की जगह हैं, इसीलिए मैं आपकी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकता। मैंने उसकी बात मान ली और साथ चली गई। वो मुझे दूर वीराने में ले गया और आंखों पर पट्टी बांधकर एक कमरे में ले गया। वहां ले जाकर उसने मुझे अंदर की जानिब धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब्बू मैंने ये 4 दिन शाहिद की कैद में गुजारे हैं। वो तो मुझे कैद करने के बाद वहां आया ही नहीं था। एक लड़का ही मुझे खाना दे जाता था। मुझे नहीं मालूम कि शाहिद ने मेरे साथ ये सब क्यों किया और वो कब तक मुझे वहां रखने का मंसूबा रखता था। मैंने खुद ही अपनी मदद आपके तहत फरार होने का रास्ता तलाश कर लिया था। आज जब वो लड़का आया तो मैंने उसके सर पर गिलास दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गया और मुझे फरार होने का मौका मिल गया। अब्बू मुझे टुकर टुकर देख रहे थे। मैं आगे बढ़कर बोली, अब्बू मैं आपकी बेटी हूं, कभी आपके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। आपको धोखा देने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए कुछ करें, मेरे मुजरिम को पकड़ें और उसे सजा दिलवाएं। अब्बू ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला था और फिर शान का नंबर मिला लिया था। अब्बू कहने लगे, तुम फौरन हमारे घर पहुंचो, साथ में अपने छोटे भाई को भी लेकर आना। इतना कहकर अब्बू ने फोन बंद कर दिया था। वो बोले, अगर तुम्हारी बातें सच्ची हुई तो मैं शाहिद को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। तकरीबन 1 घंटे के बाद शान और शाहिद हमारे घर पर मौजूद थे। अब्बू ने शाहिद के मुंह पर 2 थप्पड़ मार दिए थे। शाहिद मुझे देखकर हैरान था और अब्बू के अमल पर भी वो सख्ते के आलम में खड़ा था। फिर अब्बू ने सारी बात शान को बता दी थी। वो कहने लगे, देखो तुम्हारे भाई ने किस तरह से हमारी इज्जत का जनाजा निकाला है। शान हक्का बक्का सा खड़ा अपने भाई को देख रहा था। फिर बोला, मुझे बताओ क्या ये अंकल ठीक कह रहे हैं? शाहिद ने इस बात में सर हिला दिया और बोला, भाई ये बात सच है कि मैं भाभी को आपसे बचाना चाहता था। मुझे इल्म है कि आप पहले से शादीशुदा हैं और आपने ये हकीकत इन लोगों से छुपा कर रखी थी। मुझे भाभी बहुत ही मासूम लगी थी। मैं उनके साथ इतना बड़ा जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए बहाने से उन्हें अपने साथ ले गया और कमरे में बंद कर दिया ताकि ये शादी टल जाए। फिर जब वो अपने घर वापस जाती तो कोई बहुत ही अच्छा सा लड़का उनके साथ शादी कर लेता। शान ने अपना सर पीट लिया था। वो कहने लगा, 4 साल कबल फ़कत मेरा निकाह हुआ था, मगर रुखसती नहीं हुई थी। लड़की किसी और को पसंद करती थी, इसीलिए उसने मुझसे खुला का मुतालबा किया था। मैंने भी तलाक दे दी कि चलो उसने मुझसे सच तो बोला। अगर शादी के बाद इल्म होता कि वो किसी और में इन्वॉल्व है तो यकीनन मेरी बहुत बदनामी होती। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इस बात को अपने दिल में रखकर बैठे हो। शाहिद बेचारा बहुत शर्मिंदा हो गया था। वो बोला, मुझे भाभी बिल्कुल अपनी बहनों जैसी लगती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। शान और शाहिद ने हमसे माफ़ी मांगी थी। शाहिद एक अच्छा लड़का था, उसने मेरी भलाई के खातिर ही ये सब किया था, इसीलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। जहाँ तक रही मेरी बदनामी की बात, तो जब शान के घर वाले बहुत धूमधाम से मेरी बारात लेकर आए तो बदनामी का दाग मुझसे धुल गया था और मैं सब लोगों के सामने मोतबर हो गई थी। बेशक
इज्जत तो अल्लाह के हाथ में ही है ना, लोगों की बातों से कुछ नहीं होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।